नमस्कार। सुन लो यूपीएससी के सभी लिसनर्स का स्वागत है। आज 15 अगस्त 2025 भारत का 79th इंडिपेंडेंस डे, एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन। बिल्कुल। और इस खास मौके पर हम राष्ट्र के सर्वोच्च नेता द्वारा दिए गए भाषण और हाल की जो भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनका यूपीएससी परीक्षा, यूपीएससी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से एक गहन विश्लेषण करेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस। हाँ, ये चर्चा एस्पिरेंट्स को न केवल करंट अफेयर्स समझने में मदद करेगी, बल्कि मुझे लगता है गवर्नेंस, शासन, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों पर उनकी पकड़ भी मजबूत करेगी। एग्जैक्टली। आज हम 15 अगस्त 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, दैनिक समसामयिक विश्लेषण को विस्तार से देखेंगे, समझेंगे कि इस दिन की घोषणाओं और घटनाओं का यूपीएससी सिलेबस, पाठ्यक्रम के विभिन्न पेपर्स जैसे जीएस पेपर 1, 2 और 3 के लिए क्या महत्व है। और उम्मीद है कि इस चर्चा से श्रोताओं को प्रमुख घोषणाओं, नई नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और यहाँ तक कि न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की भी एक गहरी समझ मिलेगी। हाँ, और साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट्स और एनालिसिस भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आज क्योंकि 79वां स्वतंत्रता दिवस है, तो एस्पिरेंट्स के लिए एक छोटा सा संदेश जरूरी है। ये दिन हमें हमारे राष्ट्र निर्माताओं के योगदान की याद दिलाता है। बिल्कुल, उनके बलिदान, उनका संघर्ष, ये सब याद करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है सिविल सेवा की तैयारी को भी एक तरह के आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम, मॉडर्न डे फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, ये अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई है, उत्कृष्टता के लिए संघर्ष है। महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं वो खुद बने। कितना रेलेवेंट है ये आज भी, है ना? बिल्कुल। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। एस्पिरेंट्स के लिए ये गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू का वो सवाल, ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। सवाल पूछता हुआ स्वर। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये सिविल सर्विसेज के एथोस को दर्शाता है। हाँ, और कभी-कभी जब तैयारी मुश्किल लगती है तो विंस्टन चर्चिल की बात याद रखनी चाहिए। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, ये जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सफर में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। तो सभी एस्पिरेंट से यही कहना है कि संदेह के क्षणों में भी लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं है। इस तैयारी को सिर्फ एक परीक्षा ना समझें, इसे राष्ट्र निर्माण का कार्य समझें। बिल्कुल, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें। चलिए अब हम आज के विश्लेषण पर आते हैं। जीएस पेपर 2 से शुरुआत करते हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले 79वें स्वतंत्रता दिवस भाषण से जो प्रमुख नीतिगत घोषणाएं हुई हैं उन पर बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी घोषणा थी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PMVBRY। हाँ, PMVBRY। इसके तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपीस। ये एक नई रोजगार सृजन योजना है। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना। हाँ, 3.5 करोड़ जॉब्स इन द नेक्स्ट 2 years। और ये योजना प्रभावी हो गई है 1 अगस्त 2025 से। ऑलरेडी इफेक्टिव फ्रॉम August 1st। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? क्या ये पिछली योजनाओं से अलग है? हाँ, ये सरकार की रोजगार रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाता है। पहले की योजनाएं जैसे स्किल इंडिया ज्यादातर सप्लाई साइड पर केंद्रित थीं, मतलब लोगों को स्किल्स देना। अच्छा। लेकिन PMVBRY सीधे नौकरियों की मांग को प्रोत्साहित करती है। इट डायरेक्टली स्टिम्युलेट्स द डिमांड फॉर जॉब्स। वो कैसे? ये नियोक्ताओं को वित्तीय सब्सिडी देकर भर्ती की लागत कम करती है। अगर किसी कंपनी को नया कर्मचारी रखने में कम खर्च आएगा तो वो ज्यादा लोगों को नौकरी देगी, है ना? हाँ, ये तो लॉजिकल है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है, इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO पंजीकरण से जोड़ा गया है। EPFO से? उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो नौकरियां इस योजना के तहत बनेंगी वो फॉर्मल सेक्टर में होंगी, जहां कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने का भी एक प्रयास है। विस्तृत व्याख्या। अच्छा। हाँ। तो इसके 2 मुख्य हिस्से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। हाँ बिल्कुल।
पार्ट ए जो है वो पहली बार नौकरी करने वालों के लिए प्रोत्साहन, इंसेंटिव है। कौन एलिजिबल इसके लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये आपकी पहली निजी क्षेत्र की नौकरी होनी चाहिए, आप ईपीएफओ में पंजीकृत होने चाहिए और आपका मासिक वेतन 1 लाख रुपए तक होना चाहिए, 1 लाख रुपीस पर मंथ। और लाभ क्या मिलेगा? वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे को कैसे मैनेज करें ये सीखना। एग्जैक्टली, ताकि जो पैसा मिले उसका सही इस्तेमाल हो सके। ये एक अच्छी शर्त है मेरे हिसाब से। हाँ, ये तो काफी अच्छा सोचा गया है। अब पार्ट बी के बारे में बताइए। पार्ट बी नियोक्ताओं को सहायता देने के लिए है। जो ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठान हैं, उन्हें नए रोजगार पैदा करने पर प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें क्या लाभ मिलेगा? उन्हें हर नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह का इंसेंटिव मिलेगा और ये 2 साल तक मिलेगा। 3,000 रुपीज पर मंथ पर न्यू एम्प्लॉय फॉर 2 years। अच्छा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ अलग है? हाँ, विनिर्माण सेक्टर के लिए ये अवधि 4 साल तक है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा मिले। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? हर कंपनी को मिलेगा ये? नहीं, इसमें भी कुछ शर्तें हैं। हाँ। जिन प्रतिष्ठानों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नई भर्तियां करनी होंगी। और जिनमें 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नई भर्तियां करनी होंगी इस लाभ के लिए। ओके, तो छोटे बिजनेस के लिए कम से कम 2 नई नौकरियां और बड़ों के लिए कम से कम 5। हाँ, संक्षेप में कहें तो अगर टेबल फॉर्मेट में सोचें, पार्ट ए फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, प्राइवेट सेक्टर, ईपीएफओ रजिस्टर्ड, सैलरी 1 लाख रुपीज, बेनिफिट अप टू 15,000 रुपीज वाया डीबीटी लिंक्ड टू फाइनेंशियल लिटरेसी। पार्ट बी एम्प्लॉयर्स, ईपीएफओ रजिस्टर्ड, बेनिफिट 3,000 rupees per month, new employee for 2 years, 4 years for manufacturing. Eligibility, create min 2 new jobs, 50 employees, और min 5 new jobs, greater than 50 employees. ये तो काफी कॉम्प्रहेंसिव लग रहा है। हाँ, ये बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का औपचारिकता और वित्तीय अनुशासन, इन तीनों मुद्दों को एक साथ संबोधित करने वाला एक बहुआयामी नीति उपकरण, मल्टी प्रोंग्ड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इसकी सफलता किस पर निर्भर करेगी? देखिए, कोई भी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर ही निर्भर करती है। जमीनी स्तर पर इसे कैसे लागू किया जाता है, ये देखना होगा। बिल्कुल। अब दूसरी बड़ी घोषणा पर आते हैं, उच्च शक्ति जनसांख्यिकीय मिशन, हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन। ये थोड़ा विवादास्पद लग रहा है। हाँ, ये काफी चर्चा में है। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि अवैध घुसपैठ के माध्यम से देश की जनसांख्यिकी डेमोग्राफी को बदलने की एक पूर्व नियोजित साजिश, प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और इससे निपटने के लिए मिशन बनाया गया है? हाँ, उन्होंने कहा कि खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों, बॉर्डर रीजन्स में जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, देश की एकता, यूनिटी और सामाजिक सद्भाव, सोशल हार्मनी के लिए खतरा है। गंभीर स्वर। भाषण में घुसपैठियास द्वारा आजीविका छीनने, महिलाओं को निशाना बनाने और आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे का भी जिक्र था। हाँ, इन बातों का उल्लेख किया गया था। अब इसका विश्लेषण देखें तो सबसे पहली बात यह है कि इस मुद्दे को अब मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के चश्मे से देखा जा रहा है, न कि केवल एक सामाजिक, आर्थिक या मानवीय ह्यूमैनिटेरियन चिंता के रूप में। और जो भाषा इस्तेमाल हुई, साजिश, कॉन्स्पिरेसी, संकट, क्राइसिस, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब है? इस तरह की भाषा का प्रयोग ये दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता, हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रही है। इसे हम जनसांख्यिकी का प्रतिभूतिकरण, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेमोग्राफी कह सकते हैं। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेमोग्राफी मतलब डेमोग्राफी को सिक्योरिटी का मुद्दा बना देना? हाँ, और जब किसी मुद्दे को इस तरह फ्रेम किया जाता है तो अक्सर कठोर प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और विधायी लेजिस्लेटिव उपायों का रास्ता खुल जाता है। और ये उच्च शक्ति मिशन क्या दर्शाता है? एक केंद्रीकृत टॉप डाउन शासन संरचना का संकेत देता है। मतलब फैसले ऊपर से लिए जाएंगे और नीचे लागू किए जाएंगे। क्या इससे सामाजिक ध्रुवीकरण का खतरा है? बिल्कुल। घुसपैठिया शब्द का अपना एक राजनीतिक संदर्भ है। खासकर सीएए और एनआरसी के बाद आलोचकों को ये चिंता है कि इस मिशन को कहीं विशिष्ट भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, खासकर सीमावर्ती राज्यों में। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। एब्सोल्युटली। इस मिशन की सफलता और वैधता सिर्फ प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर ही निर्भर नहीं करेगी, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि ये कितना निष्पक्ष, फेयरनेस, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी है और क्या ये समानता, इक्वालिटी और उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस के संवैधानिक सिद्धांतों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का पालन करता है।
चिंताजनक स्वर। अब फेडरलिज्म पर आते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र राज्य संबंधों की एक मिलीजुली तस्वीर दिखी। हाँ, एक तरफ पीएम ने आगामी जीएसटी सुधारों पर राज्यों के साथ परामर्शी दृष्टिकोण की बात की, जो सहकारी संघवाद का संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन और कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया जैसे विपक्षी नेताओं ने केंद्र पर धन के हस्तांतरण में भेदभाव करने और राज्यों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। विरोधाभासी बिंदु उजागर करें तो ये एक तरह का विरोधाभास है। कोऑपरेटिव और कोर्सिव फेडरलिज्म दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, भारत में अक्सर ऐसा ही दिखता है। जीएसटी सुधार पर परामर्श कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, लेकिन विपक्षी शासित राज्यों के बयान वित्तीय मामलों पर लगातार घर्षण दिखाते हैं। राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, खासकर राजस्व के लिए, ये एक बड़ा मुद्दा है ना? बिल्कुल। और जीएसटी व्यवस्था खुद भी इस तनाव का एक उदाहरण है। जब जीएसटी मुआवजे की अवधि समाप्त हुई तो कई राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया। तो ये जो आगामी अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार की बात हो रही है, ये संघीय संबंधों के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। हाँ, निश्चित रूप से। विकसित भारत जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत केंद्र राज्य सहयोग बहुत जरूरी है। ये देखना होगा कि इन सुधारों पर सहमति कैसे बनती है। विश्लेषणात्मक स्वर। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक भू राजनीति पर आते हैं। इसमें भारत के नया सामान्य सिद्धांत की काफी चर्चा हुई। हाँ, पीएम के भाषण में एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की झलक मिली, खासकर पाकिस्तान के संबंध में। उन्होंने घोषणा की कि अब एक नया सामान्य है, जिसमें भारत आतंकवादियों और उन्हें सुरक्षित पनाहगाह देने वाले राज्यों के बीच कोई अंतर नहीं करेगा। इसमें और क्या-क्या शामिल है? इसमें परमाणु ब्लैकमेल की स्पष्ट अस्वीकृति शामिल है। साथ ही सशस्त्र बलों को जवाबी कार्रवाई का समय, स्थान और रणनीति तय करने की खुली छूट देने की बात भी कही गई। और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र था। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया। याद दिला दूं, ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई थी। अप्रैल 22, 2025। तो ये नया सामान्य असल में है क्या? क्या ये पहले से अलग है? हाँ, ये भारत के पारंपरिक रूप से प्रतिक्रियात्मक और रक्षात्मक रुख से एक सक्रिय, प्रोएक्टिव, दंडात्मक, पनिष्टिव और यहां तक कि पूर्वव्यापी प्रीएम्प्टिव रुख की ओर एक रणनीतिक बदलाव, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का औपचारिक संहिताकरण, फॉर्मल कोडिफिकेशन है। इसका मतलब भारत अब इंतजार नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर पहले भी कार्रवाई कर सकता है। एसेंशियली ऐसी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों दोनों के लिए एक स्पष्ट रणनीतिक संचार है कि सीमा पार टेररिज्म यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे भारत की सहनशीलता शून्य है। और ये सिद्धांत सीधे तौर पर प्रायोजक राज्य को जवाबदेह ठहराता है। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी देश की जमीन से नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं तो उस देश को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। क्या ये 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों का ही कंटिन्यूएशन है? आप कह सकते हैं कि ये उसी ट्रेंड या प्रवृत्ति का कल्मिनेशन है। ऑपरेशन सिंदूर इस सिद्धांत का सबसे ताज़ा और शायद सबसे निर्णायक अनुप्रयोग था। इसमें गैर सैन्य उपायों की भी बात थी, जैसे सिंधु जल संधि। हाँ, ये भी इस नई रणनीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है। सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के निर्णय को यह कहकर उचित ठहराया गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। ब्लड एंड वाटर विल नॉट रन टुगेदर एनीमोर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ एक व्यापक बलपूर्वक रणनीति, कोऑर्सिव स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में आर्थिक, इकोनॉमिक और संसाधन लाभ, रिसोर्स लेवरेज का उपयोग करने को भी तैयार है। पानी जैसे संसाधन को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या इस न्यू नॉर्मल से तनाव और बढ़ने का खतरा नहीं है? बिल्कुल है। यह सिद्धांत उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट में रणनीतिक स्थिरता की, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए जोखिम बढ़ाता है। हालांकि इसका इरादा निवारक के रूप में हो सकता है, लेकिन ये भविष्य के संकटों, फ्यूचर क्राइसिस में तेजी से वृद्धि, रैपिड एस्केलेशन का खतरा भी पैदा करता है। ये एक बहुत ही फाइन लाइन है, चेतावनी भरा स्वर। ठीक है, अब अलास्का में हुए ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन पर आते हैं। 15 अगस्त को ही ये हुआ। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एंकरेज, अलास्का में ये हाई स्टेक्स समिट हुई। एजेंडा क्या था? प्राथमिक एजेंडा था यूक्रेन में युद्ध का समाधान खोजना। और भारत का इस पर क्या रुख था?
भारत के विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने शिखर सम्मेलन का आधिकारिक रूप से समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत शांति प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। यूरोपियन लीडर्स खुश नहीं थे शायद। हाँ, उनमें चिंता थी कि उनके हितों को एक द्विपक्षीय अमेरिका-रूस सौदे में नजरअंदाज किया जा सकता है। तनावपूर्ण स्थिति का वर्णन। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे अपनी टैरिफ नीतियों से जोड़ा। हाँ, उन्होंने कहा कि रूस के साथ व्यापार के लिए भारत जैसे देशों पर जो आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर डाला गया, उनकी आक्रामक टैरिफ नीतियों, एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसीज के जरिए उसने मॉस्को को बातचीत की मेज पर लाने में मदद की। ये तो काफी दिलचस्प है। भारत एक तरफ अमेरिकी टैरिफ का निशाना बन रहा है, दूसरी तरफ समिट का समर्थन कर रहा है। एग्जैक्टली ये भारत की कूटनीतिक संतुलन साधने, डिप्लोमैटिक टाइट रोप वॉकिंग की कला का प्रदर्शन है। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की खोज का भी प्रतीक है। कैसे? देखिए, सार्वजनिक रूप से अमेरिकी दबाव का विरोध करने के बजाय भारत ने खुद को एक रचनात्मक वैश्विक अभिनेता, कंस्ट्रक्टिव ग्लोबल एक्टर के रूप में पेश किया, जो शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। ये भारत के बहुसंरेखण, मल्टी अलाइनमेंट के विदेश नीति सिद्धांत, फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल के भी अनुरूप है। मल्टी अलाइनमेंट मतलब किसी एक गुट से बंधे ना रहना। हाँ, सबसे अच्छे संबंध बनाए रखना अपने हितों के अनुसार। इस तरह नई दिल्ली वॉशिंगटन को नाराज करने से बचता है और साथ ही उम्मीद करता है कि अगर तनाव कम होता है तो मॉस्को के साथ उसकी जो पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, खासकर रक्षा और ऊर्जा में, उस पर दबाव कम होगा। तो इस अलास्का शिखर सम्मेलन का नतीजा भारत के लिए मायने रखता है? बहुत ज्यादा। इसके सीधे परिणाम होंगे। अगर कोई सफल समझौता होता है तो अमेरिका रूस तनाव कम हो सकता है, जिससे शायद CATSA और व्यापार टैरिफ जैसे मुद्दों पर अमेरिकी रुख नरम हो। और अगर असफल रहा तो? अगर शिखर सम्मेलन असफल रहता है तो महाशक्ति प्रतिद्वंदिता और बढ़ सकती है, जो भारत को और भी कठिन रणनीतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर सकता है। तो भारत इसे बहुत करीब से देख रहा होगा। सोचने पर मजबूर करने वाला। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आते हैं, इजराइल गाजा सहायता संघर्ष। ये क्या मामला है? ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL से जुड़ा है। 100 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs के एक गठबंधन ने, जिसमें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ऑक्सफैम जैसे बड़े नाम शामिल हैं, इजराइल पर गाजा पट्टी में मानवीय सहायता को हथियार बनाने यानी वेपनाइजिंग का आरोप लगाया है। वेपनाइजिंग एड, इसका क्या मतलब है? उनका आरोप है कि इजराइल जानबूझकर गंभीर नौकरशाही बाधाएं, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस और नए पंजीकरण नियम, न्यू रजिस्ट्रेशन रूल्स लागू कर रहा है। किस लिए? ताकि वो स्वतंत्र राहत संगठनों, इंडिपेंडेंट रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस को फिल्टर कर सके और उन संगठनों को प्राथमिकता दे सके जो उसके राजनीतिक एजेंडे, पॉलिटिकल एजेंडा के अनुरूप हैं। इससे मानवीय संकट और बढ़ रहा है? हाँ, रिपोर्टों के अनुसार संकट बिगड़ रहा है। अस्पताल के अधिकारी बता रहे हैं कि भीषण गर्मी की लहर के बीच कुपोषण और निर्जलीकरण से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। विवादास्पद स्थिति? इजराइल का क्या कहना है इस पर? इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो सहायता ट्रकों के प्रवेश की सुविधा दे रहे हैं और जो प्रतिबंध हैं वो सुरक्षा जरूरतों, सिक्योरिटी नीड्स पर आधारित है। तो ये मानवीय पहुंची संघर्ष का मुद्दा बन गया है? बिल्कुल, ये एक बढ़ती हुई वैश्विक प्रवृत्ति, ग्रोइंग ग्लोबल ट्रेंड है, जहां मानवीय पहुंच खुद संघर्ष का एक केंद्रीय रंगमंच, सेंट्रल थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। भोजन, पानी और दवा के प्रवाह पर नियंत्रण का उपयोग राजनीतिक, पॉलिटिकल और सैन्य लाभ के लिए किया जा रहा है। और ये मानवीय सिद्धांतों के खिलाफ है। हाँ, ये तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता जैसे मूल मानवीय सिद्धांतों को सीधी चुनौती देता है। इसीलिए NGOs ने सहायता का शस्त्रीकरण यानी वेपनाइजेशन ऑफ एड जैसे शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल किया है। ये जो नए इजरायली नियम हैं, कर्मचारियों और दाताओं की सूची की जांच, बेटिंग ऑफ स्टाफ एंड डोनर लिस्ट, इनको NGOs कैसे देख रहे हैं? वैसे एक ऐसे तंत्र के रूप में देख रहे हैं जिससे ये नियंत्रित किया जा सके कि कौन से संगठन गाजा में काम कर सकते हैं और कौन से नहीं। ये तो संचाओं की लड़ाई जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही है। इजराइल कहता है कि सैकड़ों ट्रक अंदर जा रहे हैं, जबकि सहायता एजेंसियां दावा करती हैं कि वे जरूरी जीवन रक्षक आपूर्ति नहीं पहुंचा पा रही हैं। ये एक तरह का सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एस्पेक्ट भी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL की एक बड़ी परीक्षा है। डेफिनेटली। IHL कहता है कि संघर्ष के पक्षों को जरूरतमंद नागरिकों, सिविलियंस इन नीड तक मानवीय राहत, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के तीव्र और निर्बाध मार्ग, रैपिड एंड अनइम्पीडेड पैसेज की अनुमति देनी चाहिए और सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अब मुख्य विवाद यही है कि क्या इजराइल की कार्रवाइयां वैध सुरक्षा उपाय, लेजिटिमेट सिक्योरिटी मेजर्स हैं,
या IHL या IHL के तहत उसके दायित्वों का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस। ये एक बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल है। कानूनी और नैतिक सवाल उठाएं। चलिए अब भारत के न्यायपालिका की ओर रुख करते हैं। अगस्त 2025 के पहले पखवाड़े में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए। हाँ, न्यायपालिका काफी सक्रिय रही है। 1 और 2 अगस्त को कोर्ट ने कार्यकर्ता सुरक्षा, वर्कर प्रोटेक्शंस को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि काम पर आने जाने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं, एक्सीडेंट्स अकरिंग व्हाइल कम्यूटिंग, को भी मुआवजे, कॉम्पेंसेशन के उद्देश्य से काम से संबंधित वर्क रिलेटेड माना जाना चाहिए। ये तो वर्कर्स के लिए काफी अच्छा फैसला है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें सार्वजनिक भूमि पर स्थायी राजनीतिक पार्टी के झंडे, परमानेंट पॉलिटिकल पार्टी फ्लैग पोज लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अच्छा, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी पर परमानेंट झंडे नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली। और फिर 14 अगस्त को बिहार में मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल्स के विशेष गहन संशोधन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से जुड़ा एक मामला आया। इसमें क्या हुआ? इसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जो 65 लाख मतदाता हटाए गए हैं उन सभी की विस्तृत सूची प्रकाशित की जाए। 65 लाख वोटर्स। और हर नाम को हटाने, डिलीशन का विशिष्ट कारण भी बताया जाए। कोर्ट ने पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया। ये हालिया न्यायिक हस्तक्षेप, जुडिशियल इंटरवेंशंस क्या दर्शाते हैं? ये दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक सिद्धांतों, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और सामाजिक आर्थिक अधिकारों, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, दोनों के एक सक्रिय संरक्षक, प्रोएक्टिव गार्डियन की भूमिका निभा रहा है। बिहार वोटर लिस्ट और राजनीतिक झंडों वाले फैसलों में कोई कॉमन थीम है? हाँ, एक साझा विषय है। सार्वजनिक संसाधनों को संभावित राजनीतिक दुरुपयोग, पोटेंशियल पॉलिटिकल मिसयूज से बचाना, चाहे वो मतदाता सूची की अखंडता, इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल हो या भौतिक सार्वजनिक भूमि, फिजिकल पब्लिक लैंड। और वोटर लिस्ट मामले में कोर्ट ने पारदर्शिता पर जोर दिया? बिल्कुल। बेंच ने साफ कहा, हम पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहते हैं। वी वांट ट्रांसपेरेंसी इन द एंटायर प्रोसेस। ये कोर्ट का कोर्ट है। और आने जाने वाली दुर्घटनाओं पर जो फैसला है, वो फैसला कमजोर श्रमिकों को, वल्नरेबल वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करता है। कोर्ट ने 2 अलग-अलग कानूनों को मिलाकर श्रमिकों को अधिकतम संभव लाभ, मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट देने की कोशिश की है। तो ये निर्णय कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर पर एक तरह का नियंत्रण है। हाँ, ये न्यायपालिका के उस महत्वपूर्ण कार्य, वाइटल फंक्शन को मजबूत करते हैं, खासकर ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां कार्यपालिका मजबूत हो। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों, सिटीजन्स राइट्स के अंतिम संरक्षक, अल्टीमेट प्रोटेक्टर के रूप में अपने संवैधानिक जनादेश, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पर जोर दे रहा है। न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दें। ठीक है, ये था GS पेपर 2 का विश्लेषण। अब हम GS पेपर 3 पर आते हैं। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिक विजन की बात करते हैं, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। बिल्कुल। इसमें स्वतंत्रता दिवस भाषण में सेमीकंडक्टर पर बहुत जोर था। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM, यहाँ केंद्र में है। PM ने भाषण में कहा कि इस क्षेत्र में 50-60 सालों के चूके अवसरों, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज पर अफसोस है। हाँ, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और घोषणा की कि ISM के तहत 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया चिप बाजार में उपलब्ध होगी। 2025 एंड तक मेड इन इंडिया चिप, महत्वाकांक्षी लक्ष्य। ये तो बहुत एम्बिशियस लगता है। सरकार ने कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सरकार ने अब तक 6 राज्यों में लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। 1.60 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट 10 प्रोजेक्ट्स में। हाल ही में किन राज्यों में नई यूनिट्स मंजूर हुई हैं? हाल ही में उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नई इकाइयां स्वीकृत हुई हैं। ये यूनिट्स किस तरह के सेमीकंडक्टर बनाएंगी? ये विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, एडवांस ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग और हाई पावर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स का निर्माण। कंपाउंड फैब्रिकेशन, एडवांस ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग, ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, ये नई परियोजनाएं दिखाती हैं कि भारत सिर्फ चिप्स बनाना नहीं चाहता, बल्कि सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में ऊपर उठना चाहता है। ऊपर उठना मतलब सिर्फ निचले स्तर के ATMP पर फोकस ना करके ज्यादा तकनीकी रूप से जटिल और उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में जाना। ATMP मतलब चिप बनने के बाद की प्रक्रियाएं। अच्छा, तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग ज्यादा एडवांस्ड हैं। हाँ, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जैसे गैलियम नाइट्राइड GaN
और सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ये 5G संचार, 5G कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रक्षा प्रणालियों, डिफेंस सिस्टम्स में हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग? ग्लास सबस्ट्रेट का उपयोग करने वाली एडवांस्ड पैकेजिंग यूजिंग ग्लास सबस्ट्रेट्स अगली पीढ़ी की तकनीक है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, जो खासकर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, HPC और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हार्डवेयर के लिए जरूरी है। तो भारत स्ट्रेटेजिक नीशेस को टारगेट कर रहा है। एग्जैक्टली ये दिखाता है कि भारत सिर्फ कोई भी निवेश आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि प्रतिस्पर्धी लाभ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए विशिष्ट उच्च मूल्य वाले नीचेस, हाई वैल्यू नीचेस को लक्षित कर रहा है। क्या इसका टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ये आक्रामक नीति धक्का, अग्रेसिव पॉलिसी पुश, महत्वपूर्ण भू राजनीतिक हवाओं, जियोपॉलिटिक टेलविंड्स का लाभ उठाने के लिए एकदम सही समय पर है। जैसे दुनिया भर में चीन से आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम मुक्त और विविधतापूर्ण करने का जो आंदोलन चल रहा है, जिसे चीन +1 रणनीति, चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहते हैं, और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का फायदा उठाने की कोशिश है। और सरकार इसमें वित्तीय प्रोत्साहन भी दे रही है। हाँ, ISM के तहत पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि भारत स्थापित मैन्युफैक्चरिंग हब्स का एक आकर्षक विकल्प बन सके। इसमें चुनौतियां क्या है? चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी हैं अत्यधिक कुशल श्रम की कमी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में संभावित बाधाएं। ये आसान नहीं होगा। तो ये भारत के लिए एक तरह का भू राजनीतिक जुआ है। हाँ, आप कह सकते हैं। सफलता मिलेगी या नहीं ये देखना होगा, लेकिन कोशिश बहुत महत्वाकांक्षी है। विश्लेषण करें। अब GST पर आते हैं। PM मोदी ने अगली पीढ़ी के GST सुधार, नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स को राष्ट्र के लिए दिवाली उपहार बताया। हाँ, ये घोषणा भी काफी महत्वपूर्ण है। इन सुधारों का उद्देश्य बताया गया है आम नागरिक पर कर का बोझ, टैक्स बर्डन कम करना, खासकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं, डेली यूज आइटम्स पर, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSMEs को राहत देना। आम आदमी से जुड़ाव? क्या इसके लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया है? हाँ, केंद्र सरकार ने GST परिषद के मंत्रियों के समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM, को विचार विमर्श के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा है। इस ओवरहॉल के मुख्य तत्व क्या हो सकते हैं? इसमें सबसे प्रमुख है कर दर संरचना, टैक्स रेट स्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण युक्तिकरण। ऐसी संभावना है कि मौजूदा 5 स्लैब प्रणाली 5 स्लैब सिस्टम से एक सरल 2 स्लैब प्रणाली 2 स्लैब सिस्टम की ओर बढ़ा जाए, जिसमें शायद एक मेरिट दर और एक मानक स्टैंडर्ड दर हो। 5 स्लैब से 2 स्लैब, ये तो बड़ा बदलाव होगा। हाँ, बहुत बड़ा। इसके अलावा उल्टे शुल्क ढांचे, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? आपने सेमीकंडक्टर में भी इसका जिक्र किया था शायद। नहीं, सेमीकंडक्टर में नहीं, लेकिन ये GST की एक आम समस्या है। इसका मतलब है जब किसी उत्पाद को बनाने के लिए लगने वाले कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स, पर GST दर तैयार उत्पाद, फिनिश प्रोडक्ट पर लगने वाली GST दर से ज्यादा होती है। अच्छा, तो बनाने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में दिक्कत होती होगी, या रिफंड में? एग्जैक्टली। इससे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है और ये आर्थिक रूप से अक्षम, इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है, तो इसे ठीक करना जरूरी है। और अनुपालन को सरल बनाने के लिए भी कुछ सोचा गया है? हाँ, जैसे पूर्व भरे रिटर्न्स, प्री फिल्ड रिटर्न्स और तेज स्वचालित रिफंड, फास्टर ऑटोमेटेड रिफंड्स जैसे उपायों की बात हो रही है, ताकि टैक्स पेयर्स का बोझ कम हो। तो ये सुधार सच्चे GST, ट्रू GST की दिशा में एक कदम है। हाँ, जो मूल दृष्टिकोण था, ओरिजिनल विजन था, एक सरल एकीकृत टैक्स का, उसे साकार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में GST का जो शुरुआती कार्यान्वयन हुआ था, वो कई दरों के साथ एक तरह का राजनीतिक और राजकोषीय समझौता था। और उस समझौते की वजह से समस्याएं आईं। हाँ, उस जटिलता ने लगातार समस्याएं पैदा की हैं, जैसे वर्गीकरण विवाद, उच्च अनुपालन बोझ और यही उल्टा शुल्क ढांचा जैसी आर्थिक अक्षमताएं। तो ये सुधार की दूसरी लहर है। बिल्कुल। 2 स्लैब प्रणाली की ओर बढ़ना, शुल्क व्युत्क्रमण को ठीक करना और अनुपालन को सरल बनाना, ये सब उन शुरुआती समझौतों को ठीक करने का लक्ष्य रखते हैं। ये आर्थिक दक्षता बढ़ाने, मुकदमेबाजी कम करने और व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर ये लागू हो गए तो इसका क्या असर होगा? अगर ये सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो ये खपत और निवेश को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकते हैं। एक सरल कर संरचना अस्पष्टता को कम करेगी
और स्वचालित अनुपालन प्रक्रियाएं करदाताओं, खासकर एमएसएमईज पर प्रशासनिक बोझ को बहुत कम कर देंगी। लेकिन इसमें भी चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म की। किसी भी बड़े पैमाने पर दर युक्तिकरण, रेट रैशनलाइजेशन का केंद्र और राज्यों दोनों के लिए बड़ा राजस्व निहितार्थ, सब्सटैंशियल रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस होगा। इसके लिए व्यापक आधारित सहमति, ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बनाना बहुत जरूरी होगा, जो आसान नहीं होता। चुनौतियां बताएं। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आते हैं। समुद्रयान मिशन की बात करते हैं। हाँ, समुद्रयान, ये भारत की महत्वाकांक्षी गहरे महासागर मिशन, डीप ओशन मिशन, DOM का एक बहुत ही रोमांचक हिस्सा है। रोमांचक स्वर। इसमें क्या हो रहा है? इसमें मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 नाम की एक स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी, इंडिजिनस मैन्ड सबमर्सिबल विकसित की जा रही है। मत्स्य 6000। ये पनडुब्बी क्या करेगी? ये वाहन गहरे समुद्र की खोज और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 3 सदस्यीय दल को 6000 मीटर 6000 मीटर्स की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन की जा रही है। 6000 मीटर्स, ये बहुत गहरा होता है। इसका मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्य है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और अन्य गैर जीवित संसाधनों का पता लगाना। ये कहाँ मिलेंगे? ये मध्य हिंद महासागर बेसिन में उस 75,000 वर्ग किलोमीटर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में स्थित हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA ने भारत को आवंटित किया है। 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया। इसकी तैयारी कैसी चल रही है? 2 मीटर्स। ये तो मत्स्य 6000 के लिए एक तरह की ट्रेनिंग हुई। हाँ बिल्कुल, और अनुमान है कि स्वदेशी मत्स्य 6000 दिसंबर 2027, दिसंबर 2027 के आसपास अपने गहरे समुद्र मिशनों के लिए तैयार हो जाएगी। दिसंबर 2027? तो ये समुद्रयान मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत की दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा, लॉन्ग टर्म रिसोर्स सिक्योरिटी में एक रणनीतिक निवेश है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही गहरे समुद्र डोमेन में भारत की भू राजनीतिक उपस्थिति, जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस की घोषणा भी है। आपने पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का जिक्र किया। ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये नोड्यूल्स निकल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से भरपूर हैं। ये खनिज बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा और अन्य हाईटेक उद्योगों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अगर भारत इन्हें निकाल पाता है तो आयात पर निर्भरता कम होगी। बिल्कुल, इन खनिजों की घरेलू आपूर्ति हासिल करने से भारत की आयात निर्भरता काफी कम हो जाएगी और ये आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाता है। और इस क्षमता को विकसित करके भारत एक एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। हाँ, मानव युक्त गहरे समुद्र अन्वेषण की क्षमता विकसित करके भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे कुछ चुनिंदा राष्ट्रों के एक विशिष्ट क्लब, एलीट क्लब ऑफ नेशंस में शामिल हो जाएगा। इससे भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से। ये तकनीकी उपलब्धि भारत की वैज्ञानिक शक्ति और इसकी स्ट्रेटेजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में। क्या हम इसकी तुलना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्पेस प्रोग्राम से कर सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छी एनालॉजी है। ये भी एक तरह की अंतिम सीमा, फाइनल फ्रंटियर पहल है, जो न केवल वैज्ञानिक खोजों का वादा करती है, बल्कि नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में दीर्घकालिक आर्थिक और भू राजनीतिक लाभ भी दे सकती है। अंतरिक्ष कार्यक्रम से तुलना। क्या आप मत्स्य 6000 की कुछ खास स्पेसिफिकेशंस बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर हम मुख्य स्पेसिफिकेशंस देखें, मौखिक रूप से तालिका प्रारूप में, गहराई रेटिंग 6000 मीटर 6000 मीटर्स, क्रू क्षमता 3 व्यक्ति, परिचालन सहन शक्ति 12 घंटे, आपातकालीन सहन शक्ति 96 घंटे 96 आवर्स मतलब 4 दिन, कार्मिक क्षेत्र व्यास 2.1 मीटर, क्षेत्र सामग्री टाइटेनियम मिश्र धातु जिसकी मोटाई 80 mm है, 80 mm थिक टाइटेनियम अलॉय स्फीयर। ये तो काफी इंप्रेसिव स्पेसिफिकेशंस हैं। टाइटेनियम अलॉय इतनी गहराई पर दबाव झेलने के लिए। हाँ, इतनी गहराई पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मजबूत मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर आते हैं। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता, ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी नेगोशिएशंस में गतिरोध की खबर है। हाँ,
जिनेवा में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी पर बातचीत का अंतिम दौर चल रहा था, लेकिन वो सदस्य राष्ट्रों के बीच गहरे गतिरोध डीप डेडलॉक के कारण रुक गया है और ओवरटाइम चल रहा है। असहमति किन गुटों के बीच है? मुख्य रूप से दो गुट हैं। एक तरफ है उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन, हाई एम्बिशन कोएलिशन, जिसमें यूरोपीय संघ, यूके, नॉर्वे और कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। ये गुट क्या चाहता है? यह समूह एक व्यापक संधि चाहता है जो प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र को संबोधित करे। इसमें वर्जिन प्लास्टिक उत्पादन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी सीमाएं लगाना और जहरीले रासायनिक योजक टॉक्सिक केमिकल एडिटिव्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शामिल है। वर्जिन प्लास्टिक मतलब बिल्कुल नया प्लास्टिक, रिसाइकल किया हुआ नहीं। हाँ, जो सीधे जीवाश्म ईंधन से बनता है। हाई एम्बिशन कोalition इसके प्रोडक्शन पर ही लिमिट लगाना चाहता है। और दूसरा गुट कौन सा है? दूसरी तरफ तेल उत्पादक देशों, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का एक समूह है जिसमें सऊदी अरेबिया, रूस और ईरान जैसे देश शामिल हैं। उनका क्या कहना है? वो इस बात पर जोर देते हैं कि संधि को केवल डाउनस्ट्रीम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट और पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। वो प्लास्टिक के उत्पादन पर कोई प्रतिबंध नहीं चाहते। तो प्रोडक्शन पर ही मुख्य सहमति है। बिल्कुल। हाल ही में एक संशोधित मसौदा पाठ पेश किया गया था जिसमें उत्पादन सीमाओं को छोड़ दिया गया था, लेकिन उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन ने इसकी भारी आलोचना की और इसे अस्वीकार्य रूप से कमजोर बताया। ये गतिरोध सिर्फ प्लास्टिक के बारे में है या इसका कुछ और मतलब है? ये गतिरोध असल में जीवाश्म ईंधन के भविष्य पर जो व्यापक वैश्विक संघर्ष, ब्रॉडर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका एक प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी मतलब प्लास्टिक की लड़ाई असल में जीवाश्म ईंधन की लड़ाई है। वो कैसे? देखिए, तेल उत्पादक देश प्लास्टिक उत्पादन पर कैप ऑन प्लास्टिक प्रोडक्शन का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ एक पर्यावरणीय नीति असहमति नहीं है, ये उनकी मौलिक आर्थिक रणनीति, फंडामेंटल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? जैसे जैसे दुनिया वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की ओर बढ़ रही है, परिवहन और बिजली क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन की मांग कम होने की उम्मीद है। ऐसे में पेट्रोकेमिकल उद्योग और उससे जुड़ा प्लास्टिक निर्माण, प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग, तेल और गैस उत्पादकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विकास मार्केट बन जाता है। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से ही बनता है। हाँ, तो अगर प्लास्टिक के उत्पादन को सीमित किया जाता है तो ये उनके आर्थिक मॉडल के लिए सीधा खतरा है, डायरेक्ट थ्रेट है। आर्थिक पहलू समझाएं। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता जैसा ही है? हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही गतिशीलता को दर्शाता है जैसे जलवायु वार्ता में जीवाश्म ईंधन के चरण समाप्त बनाम चरण डाउन पर बहस होती है, वैसे ही यहाँ प्लास्टिक उत्पादन पर बहस हो रही है। तो ये प्लास्टिक संधि बहस सिर्फ एक पर्यावरणीय वार्ता नहीं है। नहीं, ये एक आर्थिक और भू राजनीतिक वार्ता भी है। इसका परिणाम जीवाश्म ईंधन उद्योग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखेगा। अगर कमजोर संधि बनती है तो? अगर सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित एक कमजोर संधि बनती है तो ये तेल उत्पादक राज्यों के लिए एक बड़ी जीत होगी। और अगर मजबूत संधि बनती है? इसके विपरीत, अगर बाध्यकारी उत्पादन कैप वाली एक मजबूत संधि बनती है तो ये जीवाश्म ईंधन निर्भर अर्थव्यवस्था से दूर जाने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिबद्धता का संकेत देगी। क्या आप मुख्य मुद्दों पर दोनों पक्षों की स्थिति संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, देखिए, वर्जिन प्लास्टिक उत्पादन, हाई एम्बिशन कोलिशन HAC इस पर बाध्यकारी सीमा चाहता है। तेल उत्पादक देश इसका विरोध करते हैं। रसायनों का विनिमय, HAC खतरनाक रसायनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना चाहता है। दूसरा पक्ष कमजोर नियंत्रण चाहता है। संधि का दायरा, HAC पूरे जीवन चक्र को कवर करना चाहता है, उत्पादन से निपटान तक। दूसरा पक्ष केवल डाउनस्ट्रीम अपशिष्ट प्रबंधन पर फोकस चाहता है। बाध्यकारी उपाय, HAC कानूनी रूप से बाध्यकारी उपाय चाहता है। दूसरा पक्ष स्वैच्छिक उपायों पर जोर देता है। समझ गया। ये काफी जटिल नेगोशिएशन है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तुकला पर आते हैं। PM मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। ये क्या है? मिशन सुदर्शन चक्र ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख दीर्घकालिक रक्षा पहल है। इसका लक्ष्य है एक पूरी तरह से स्वदेशी बहुस्तरीय तकनीकी ढाल विकसित करना। पूरी तरह से स्वदेशी और मल्टीलेयर्ड। हाँ, entirely indigenous and multi-layered। इसका लक्ष्य 2035 तक पूरा होना है, 2035 तक। ये ढाल किसको बचाएगी? इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों को बचाना है जिसमें रणनीतिक,
स्ट्रेटेजिक, नागरिक, सिविलियन और यहाँ तक कि धार्मिक स्थान, रिलीजियस लोकेशंस भी शामिल हैं। इन्हें खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला, वाइड रेंज ऑफ थ्रेट से बचाना है। क्या ये सिर्फ रक्षात्मक प्रणाली होगी? नहीं, इसकी कल्पना ऐसी की गई है कि इसमें न केवल दुश्मन के हमलों को बेअसर करने की रक्षात्मक क्षमता हो, बल्कि एक सटीक जवाबी हमला या आक्रामक क्षमता भी हो। इसे रिसर्च बेस्ड बताया गया है और इसकी तुलना इजराइल के आयरन डोम से की जा रही है। हाँ, इसे अनुसंधान आधारित बताया गया है और महत्वाकांक्षा में इसकी तुलना आयरन डोम से की जा रही है। लेकिन एक कंफ्यूजन है। सुदर्शन चक्र नाम तो भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में शामिल रूसी निर्मित S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इससे कुछ अस्पष्टता पैदा होती है। S-400 के लिए भी अनौपचारिक रूप से ये नाम इस्तेमाल होता रहा है। तो ये नया मिशन S-400 ही है या कुछ और? देखिए, मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा को एकीकृत वायु रक्षा, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस के इस महत्वपूर्ण और तकनीकी रूप से जटिल डोमेन में पूर्ण आत्मनिर्भरता, कंप्लीट सेल्फ रिलायंस प्राप्त करने के इरादे की एक रणनीतिक घोषणा, स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट के रूप में समझा जाना चाहिए। 2035 की समय सीमा का क्या मतलब है? 2035 की समय सीमा ये दर्शाती है कि ये तत्काल क्षमता, इमीडिएट कैपेबिलिटी नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। लॉन्ग टर्म गोल। और S-400 के साथ नाम का ओवरलैप, S-400 प्रणाली के साथ नामकरण का ओवरलैप। नेमिंग ओवरलैप, संभवतः एक जानबूझकर किया गया रणनीतिक संचार है, डिलिबरेट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है। ये शायद इस महत्वाकांक्षा का संकेत देता है कि अंततः आयातित प्रणाली, इंपोर्टेड सिस्टम को एक संप्रभु, स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली, सॉवरन इंडिजिनसली डेवलप्ड वन से बदला जाएगा। जो कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, पूरी तरह से स्वदेशी, अनुसंधान आधारित, इस राष्ट्रीय सुरक्षा ढाल का आधुनिकीकरण, ये क्या बताते हैं? ये कीवर्ड्स entirely indigenous, research based, modernize this national security shield स्पष्ट रूप से एक भविष्य के घरेलू परियोजना की ओर इशारा करते हैं, न कि वर्तमान में खरीदी गई S-400 प्रणाली, करंट ऑफ द शेल्फ S-400 सिस्टम की ओर। रिपीट कीवर्ड्स। इस महत्वाकांक्षा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये महत्वाकांक्षा भू राजनीतिक वास्तविकताओं से प्रेरित है। S-400 बेशक एक शक्तिशाली प्रणाली है, लेकिन एक विदेशी मंच पर निर्भरता, खासकर रूसी मंच पर, अपनी भू राजनीतिक लागतों के साथ आती है। जैसे CATSA के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का लगातार खतरा और आपूर्ति श्रृंखला में कमजोरियां। एक घरेलू विकल्प विकसित करना ही राष्ट्रीय रक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सच्ची रणनीतिक स्वायत्तता या ट्रू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्राप्त करने का एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है। तो ये रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का अगला कदम है। हाँ, मिशन सुदर्शन चक्र रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के अगले तार्किक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ये विदेशी डिजाइनों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन और असेंबली से हटकर मूल डिजाइन, विकास और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की ओर एक बदलाव का संकेत है, वो भी सैन्य प्रौद्योगिकी के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक में। अगर ये सफल होता है तो? यदि सफल होता है तो ये महत्वाकांक्षी परियोजना भारत की रक्षा क्षमताओं, डिफेंस कैपेबिलिटीज को मौलिक रूप से बढ़ाएगी और वैश्विक रक्षा औद्योगिक पलानुक्रम, ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्रियल हायरार्की में इसकी स्थिति को ऊंचा करेगी। आत्मनिर्भरता पर जोर दें। चलिए, अब GS पेपर 1 पर आते हैं। भारतीय विरासत, संस्कृति और समाज, इंडियन हेरिटेज कल्चर एंड सोसाइटी। इसमें कला, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान, आर्ट, कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। हाँ, स्वतंत्रता दिवस के भाषण में PM ने घोषणा की कि 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। 5 और भाषाएं कौन कौन सी? ये 5 भाषाएं हैं मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली और प्राकृत। मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली और प्राकृत। ये मौजूदा सूची का एक महत्वपूर्ण विस्तार। सांस्कृतिक घोषणा। इससे पहले कितनी भाषाओं को ये दर्जा मिला हुआ था? इस घोषणा से पहले 6 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त था। ये थी तमिल, जिसे 2004 में मिला, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में। पिछली सूची बताएं। तो अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। हाँ, अब कुल 11 हो गई हैं। इस निर्णय का क्या महत्व है?
ये सिर्फ एक सम्मान है या इसके कुछ और मायने हैं? ये एक उल्लेखनीय राजनीतिक और सांस्कृतिक संकेत है। इसका उद्देश्य विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के संवैधानिक आदर्श को मजबूत करना है और भारत की शास्त्रीय विरासत, क्लासिकल हेरिटेज की आधिकारिक परिभाषा को और व्यापक बनाना है। मराठी, असमिया और बांग्ला जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने का क्या असर होगा? इन भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपराएं सदियों पुरानी हैं और इन्हें करोड़ों लोग बोलते हैं। इन्हें शामिल करना इन भाषाई समुदायों, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है और उन्हें अन्य शास्त्रीय भाषाओं के बराबर राष्ट्रीय मान्यता, नेशनल रिकॉग्निशन देता है। ये देश के भीतर सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी का एक शक्तिशाली साधन है। और पाली और प्राकृत का समावेश, ये तो प्राचीन भाषाएं हैं। हाँ, और इनका समावेश और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन भाषाएं क्रमशः बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म और जैन धर्म, जैनिज्म की साहित्यिक और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इन्हें शामिल करने से क्या संदेश जाता है? इन्हें शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता देना औपचारिक रूप से भारत की प्रमुख गैर ब्राह्मणवादी परंपराओं, मेजर नॉन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस की शास्त्रीय विरासत में गहरे योगदान को स्वीकार करता है। इससे शास्त्रीय, क्लासिकल की राष्ट्रीय परिभाषा अधिक समावेशी, इंक्लूसिव बनती है और उपमहाद्वीप के विविध दार्शनिक इतिहास, डाइवर्स फिलोसॉफिकल हिस्ट्री का बेहतर प्रतिनिधित्व करती है। समावेशिता पे जोर दें। क्या इस दर्जे से इन भाषाओं को कोई ठोस लाभ भी मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। शास्त्रीय स्थिति वाली भाषाओं को उनके अनुसंधान, रिसर्च, प्रसार, प्रोपोगेशन और अध्ययन, स्टडी के लिए केंद्र सरकार से समर्पित वित्त पोषण, डेडिकेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग प्राप्त होता है। तो इससे इन भाषाओं के विकास में भी मदद मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब राष्ट्रीय विमर्श में सामाजिक मुद्दों, सोशल इश्यूज पर आते हैं। पीआई ने अपने भाषण में मोटापे की बढ़ती चुनौती पर भी बात की। हाँ, ये थोड़ा अप्रत्याशित था कि स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े मंच से मोटापे पर बात की गई। पीएम ने भारत में मोटापे की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की और नागरिकों से फिटनेस को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। स्वास्थ्य चिंता? क्या उन्होंने कोई विशिष्ट सलाह भी दी? हाँ, उन्होंने एक विशिष्ट और व्यवहारिक कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने घरों से आग्रह किया कि वो अपने खाना पकाने के तेल की खपत को 10% कम करें। 10% रिडक्शन इन कुकिंग ऑयल कंजम्पशन। और खाना पकाने के तरीकों के बारे में उन्होंने तलने के बजाय स्टीमिंग और उबालने जैसे पारंपरिक स्वस्थ खाना पकाने के तरीकों को अपनाने की सलाह दी। क्या ये सरकार की अन्य स्वास्थ्य पहलों से जुड़ता है? हाँ, ये उच्च स्तरीय फोकस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा हाल ही में शुरू की गई सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स जैसे ईट राइट इंडिया आंदोलन। और एक नया अभियान भी शुरू हुआ है, शुगर एंड ऑयल बोर्ड्स। हाँ, स्नैक स्टॉलों पर पोषण संबंधी जानकारी, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करने के लिए शुगर एंड ऑयल बोर्ड स्थापित करने का एक नया अभियान भी है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मोटापे का उल्लेख क्यों महत्वपूर्ण है? ये एक गैर संचारी, जीवन शैली से संबंधित बीमारी, नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज को राष्ट्रीय स्तर की नीति चिंता, नेशनल लेवल पॉलिसी कंसर्न तक पहुंचाने का प्रतीक है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य विमर्श, पब्लिक हेल्थ डिस्कोर्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव, सिग्निफिकेंट शिफ्ट का संकेत देता है। मतलब इसे सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक नेशनल चैलेंज माना जा रहा है। एग्जैक्टली। इसे केवल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, हेल्थ केयर सिस्टम द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले नैदानिक मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चुनौती, नेशनल चैलेंज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसके लिए स्वच्छता के लिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला था, वैसे ही एक जन आंदोलन और व्यवहारिक परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत से तुलना और समाधान भी व्यवहारिक परिवर्तन पर केंद्रित है, न कि नई योजनाओं पर। हाँ, पीएम का प्रस्तावित समाधान तेल की खपत 10% कम करना एक सरल, मापने योग्य और संबंधित संदेश है जो सीधे नागरिकों और घरों को लक्षित करता है। क्या इससे मौजूदा अभियानों को मदद मिलेगी? बिल्कुल। इस शीर्ष स्तरीय राजनीतिक समर्थन, टॉप लेवल पॉलिटिकल एंडोर्समेंट से फिट इंडिया मूवमेंट और FSSAI के ईट राइट इंडिया कार्यक्रम जैसे चल रहे सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों को अत्यधिक गति मिलेगी।
क्या सरकार को ये चिंता है कि मोटापा और अन्य एनसीडीज भारत के लिए खतरा बन रहे हैं? हाँ, ये फोकस सरकार के भीतर इस बढ़ती मान्यता को दर्शाता है कि मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन जैसे गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एनसीडीज का बढ़ता बोझ भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड और आर्थिक उत्पादकता, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए एक दीर्घकालिक खतरा, लॉन्ग टर्म थ्रेट है। क्या इसके कोई आंकड़े हैं? हाँ, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने अनुमान लगाया है कि 2035 यानी 2035 तक लगभग 3 में से 1 भारतीय, 1 in 3 इंडियंस अधिक वजन या मोटा हो सकता है। 1 in 3 इंडियंस बाय 2035, ये बहुत चिंताजनक आंकड़ा है। आंकड़े बताएं? तो इसे जन आंदोलन बनाने की कोशिश है। हाँ, मोटापे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करके सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। जन आंदोलन पर जोर। तो ये थे जीएस पेपर्स 1, 2 और 3 से जुड़े विस्तृत विश्लेषण। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इन्हें हम प्रीलिम्स फैक्ट्स ऑफ द डे कह सकते हैं। बिल्कुल, चलिए जल्दी से कुछ की फैक्ट्स दोहरा लेते हैं। पहला, PMVBRY की लॉन्च डेट 1 अगस्त 2025, अगस्त 1, 2025। अगस्त 1, 2025। दूसरा, नई शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? 5 नई भाषाएं हैं: मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली और प्राकृत। एक बार फिर, मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली, प्राकृत। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ये पहलगाम आतंकी हमले जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की सैन्य जवाबी कार्रवाई थी। अप्रैल 22, 2025 के हमले के बाद की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर। चौथा, मत्स्य 6000 कितनी गहराई तक जा सकती है? 6000 मीटर्स। 6000 मीटर्स। पांचवां, मिशन सुदर्शन चक्र की समय रेखा क्या है? इसका लक्ष्य 2035 तक पूर्ण विकास और तैनाती है, बाय 2035। छठा, ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? एंकोरेज, अलास्का। एंकरेज, अलास्का। और सातवां, गहरे महासागर मिशन के तहत भारतीय एक्वानॉट्स ने कितनी गहराई तक गोता लगाया? भारतीय एक्वानॉट्स ने फ्रांसीसी पनडुब्बी नॉटिल में 5002 मीटर 5002 मीटर्स की गहराई तक गोता लगाया। 5002 मीटर्स यूजिंग द फ्रेंच सबमर्सिबल नॉटिल। ये थे कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की बारी। आज का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता दिवस 2025 इंडिपेंडेंस डे 2025 पर प्रमुख नीतिगत घोषणाएं जैसे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY और भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और अपने जनसंख्या के लाभांश का उपयोग करने के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती हैं। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। शब्द सीमा है 250 शब्द। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपको PMVBRY और ISM दोनों के उद्देश्यों, उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट और उनमें निहित चुनौतियों का विश्लेषण करना होगा और ये भी बताना होगा कि ये कैसे भारत के आत्मनिर्भरता और डेमोग्राफिक डिविडेंड के लक्ष्यों से जुड़ते हैं। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है आपको पक्ष और विपक्ष दोनों पहलू देखने होंगे। हाँ, श्रोताओं को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। हमने विश्लेषण में जो पॉइंट्स डिस्कस किए वो इसमें मदद कर सकते हैं। अब समय है एक छोटे से डेली क्विज का, ताकि आप अपनी समझ को परख सकें। तैयार है? बिल्कुल, लेट्स टेस्ट द नॉलेज। पहला सवाल, हाल ही में 15 अगस्त 2025 की घोषणा के अनुसार किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं A मराठी, B पाली, C ओडिया, D बांग्ला। सोचिए, नई लिस्ट में कौन नहीं है? सही जवाब है C ओडिया। ओडिया को 2014 में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका था। मराठी, पाली और बांग्ला नई सूची में है। कोरिया was already a classical language। दूसरा सवाल, PMVBRY निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन प्रदान करती है? 1. निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले। 2. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारी। 3. नए रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ता। 4. नया व्यवसाय शुरू करने वाले स्वनियोजित व्यक्ति। आपके कोड हैं A केवल 1 और 3, B
केवल 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 3 और 4। याद कीजिए योजना के पार्ट ए और पार्ट बी को। सही जवाब है ए, केवल 1 और 3। योजना पहली बार नौकरी करने वालों पार्ट ए और नए रोजगार बनाने वाले नियोक्ताओं पार्ट बी को इंसेंटिव देती है। ये पब्लिक सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नहीं है। राइट, ओनली 1 and 3 आर कवर्ड। तीसरा सवाल, मिशन सुदर्शन चक्र जिसकी घोषणा पीएम ने की, किससे संबंधित है? ए, कृषि सिंचाई और जल प्रबंधन, बी, एक नई स्वदेशी राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा ढाल, सी, सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण का कार्यक्रम, डी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्तीय समावेशन मिशन। ये तो सीधा सवाल है। हाँ, सही जवाब है बी, एक नई स्वदेशी राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा ढाल। यस, मिशन सुदर्शन चक्र इज अबाउट द इंडिजिनस डिफेंस शील्ड। चौथा सवाल, समुद्रयान परियोजना भारत के गहरे महासागर मिशन का हिस्सा है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्देश्य मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त पनडुब्बी को 6000 मीटर की गहराई तक भेजना है। 2. इसका प्राथमिक उद्देश्य अरब सागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का पता लगाना है। 3. भारत ऐसी गहरे समुद्र में मानव युक्त पनडुब्बी विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसमें ध्यान से देखना होता। सही जवाब है ए, केवल 1, कथन 1 सही है, 6000 मीटर गहराई। कथन 2 गलत है क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य हिंद महासागर बेसिन में नोड्यूल्स का पता लगाना है, अरब सागर में नहीं। कथन 3 भी गलत है क्योंकि भारत पहला देश नहीं है, कई देश पहले ही ये क्षमता विकसित कर चुके हैं। गुड एनालिसिस। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पांचवा और आखिरी सवाल, नया सामान्य शब्द जिसका उल्लेख 15 अगस्त 2025 को भारत की विदेश नीति के संदर्भ में अक्सर किया गया, संदर्भित करता है? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नया व्यापार समझौता, बी, आतंकवादियों और उनके राज्य प्रायोजकों के बीच भेद न करने की नीति, सी, कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए एक संशोधित प्रोटोकॉल, डी, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के लिए एक नया ढांचा। न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन किस बारे में था? सही जवाब है बी, आतंकवादियों और उनके राज्य प्रायोजकों के बीच भेद न करने की नीति। A policy of not differentiating between terrorists and their state sponsors. यही न्यू नॉर्मल का कोर आइडिया था। Absolutely. That was the essence of the new normal discussed. तो ये था आज का क्विज। उम्मीद है आपके ज्यादातर जवाब सही होंगे। अब क्विक रिवीजन के लिए कुछ फ्लैश कार्ड्स। मैं टॉपिक बोलूंगी, आप उसके बारे में मुख्य बात सोचिए। ठीक है, ये मेमोरी रिकॉल के लिए अच्छा है। पहला फ्लैश कार्ड, PMVBRY। रोजगार योजना, 1 लाख करोड़, 3.5 करोड़ नौकरियां, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर इंसेंटिव, EPFO लिंक, फॉर्मलाइजेशन। दूसरा, मिशन सुदर्शन चक्र। स्वदेशी रक्षा ढाल, 2035 तक मल्टी लेयर्ड ऑफेंसिव डिफेंसिव कैपेबिलिटी, आत्मनिर्भरता। तीसरा, समुद्रयान परियोजना। गहरा महासागर मिशन, मत्स्य 6000 मीटर, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, हिंद महासागर, संसाधन सुरक्षा। चौथा, उच्च शक्ति जनसांख्यिकी मिशन। अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफिक चेंज, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्र, संवेदनशीलता, सिक्योरिटाइजेशन। पांचवा, अगली पीढ़ी के GST सुधार। टैक्स बोझ कम करना, MSME राहत, रेट रैशनलाइजेशन, शायद 2 स्लैब, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ठीक करना, अनुपालन सरलीकरण। छठा, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले अप्रैल 2025 के बाद पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई, न्यू नॉर्मल का उदाहरण। सातवां, भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM। आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया चिप, 2025 अंत तक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड पैकेजिंग, वैल्यू चेन में ऊपर जाना, जियोपॉलिटिकल अवसर। आठवां, नई शास्त्रीय भाषाएं, न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस। 5 नई, मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली, प्राकृत, कुल 11, समावेशिता, सांस्कृतिक मान्यता, फंडिंग। नवा, सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी IWT। न्यू नॉर्मल के तहत जिक्र, खून और पानी साथ नहीं,
पाकिस्तान पर आर्थिक संसाधन दबाव का संकेत। और 10वां, वैश्विक प्लास्टिक संधि गतिरोध, ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी डेडलॉक। उत्पादन सीमा बनाम अपशिष्ट प्रबंधन पर फोकस, हाई एम्बिशन कोलेशन बनाम तेल उत्पादक देश, जीवाश्म ईंधन का भविष्य। बहुत बढ़िया, ये थे हमारे फ्लैश कार्ड्स। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे? संक्षेप में कहें तो हमने देखा PMVBRY जैसी बड़ी रोजगार योजना, डेमोग्राफी मिशन जैसे संवेदनशील मुद्दे, विदेश नीति में न्यू नॉर्मल सिद्धांत, सेमीकंडक्टर और गहरे समुद्र में भारत की महत्वाकांक्षाएं, ISM समुद्रयान, GST में संभावित बड़े सुधार, शास्त्रीय भाषाओं की सूची का विस्तार और मोटापे जैसी स्वास्थ्य चिंता का राष्ट्रीय विमर्श में आना। ये सभी घोषणाएं और घटनाक्रम भारत के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, और ये विस्तृत विश्लेषण, डिटेल एनालिसिस न केवल UPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मुझे लगता है एक सूचित नागरिक, इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने और समकालीन भारत, कंटेम्प्रेरी इंडिया को गहराई से समझने के लिए भी आवश्यक है। हाँ, क्योंकि ये मुद्दे हम सबकी जिंदगी से जुड़े हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट जटिल लगा हो तो मैं लिसनर से आग्रह करूंगी कि इस चर्चा को दोबारा सुने। हाँ, कई बार दोबारा सुनने से चीजें ज्यादा साफ हो जाती हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। आप विशेष सामग्री के लिए हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये चर्चा वाकई उपयोगी लगी हो तो आप सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। अब अंत में श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार या सवाल छोड़ते हैं। हाँ, एक ऐसा सवाल जो आज की चर्चा पर आधारित हो, लेकिन जिसका सीधा जिक्र हमने न किया हो। सवाल ये है, हमने आज कई महत्वाकांक्षी मिशनों और योजनाओं की बात की, PMVBRY, ISM, समुद्रयान, सुदर्शन चक्र, इन सभी को सफलतापूर्वक लागू करने में सबसे बड़ी गैर तकनीकी चुनौती, बिगेस्ट नॉन टेक्निकल चैलेंज क्या हो सकती है? टेक्नोलॉजी के अलावा और कौन सी बाधाएं आ सकती हैं? जरूर सोचिएगा इस पर। इसका जवाब शायद गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, राजनीतिक इच्छा शक्ति या सामाजिक स्वीकृति में छिपा हो। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हाँ जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।